Morning everyone. गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जाते हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब इसको पहले समझा जाए कि ये होता क्या है। इसको हम लोग कायदे समझ लें कि ये होता क्या है। अब देखिए, पहले तो इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन क्या, डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? डिक्रीज। मार्जिन मतलब होता है एडिशनल। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन पावर। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग एडिशनल कंजम्पशन करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। उसी को हम लोग एडिशनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इसकी मीनिंग देखिए, इसकी हेडिंग में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझ ली थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब इसका एजम्पशन क्या होता है, देखिए। देयर इज अ कंटिन्यूटी कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। पहली चीज, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई करना है तो सबसे पहले याद रखना कंटिन्यूटी ऑफ कंजम्पशन का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ ना, तो मतलब कि आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्रिएट होगी नहीं। मतलब कि किसी चीज को कंज्यूम करने पर उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कभी डिक्रीज होगा ही नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब होता है, किस सिचुएशन में ऐसा होगा किसी चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डाउन हो जाए। तो यहाँ पे यही चीज़ समझने की है कि जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई किस किन, मतलब कि अगर हमको ये समझना है कि कोई चीज़ को कंज्यूम करने से उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक अजम्पशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा अजम्पशन नहीं हुआ तो ऐसा एप्लीकेबल भी कभी नहीं होगा। तो पहला हमारा क्या था? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। उसके बाद क्या है? सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, मतलब साइज, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द कंजम्पशन, मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कंजम्पशन में। मतलब जितना हम लोग क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी हम लोग ये समझ के एजम्पशन मानेंगे कि ये मान के चला जाएगा कि उस वक्त एट द टाइम ऑफ द लॉ इज एप्लीकेबल, देन इनकम, द चेंज ऑफ द इनकम नेवर बी चेंज। उसके साथ साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, और फैशन एंड हैबिट भी ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए, और प्राइस भी चेंज नहीं होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं हुआ, उसके फैशन भी चेंज नहीं होगा, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होगी, और प्राइस चेंज नहीं होगा, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करेगा। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है टी यू निकालने का? एम यू एन प्लस एम यू एन सो ऑन। एम यू एन नंबर ऑफ आइटम्स, एम यू एक्स प्लस एम यू एक्स, मतलब कि ये फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला होता है एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। अभी इसको समझेंगे हम लोग कैसे, क्या है ये, क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, अब पहली चीज समझिए, लॉ ऑफ टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बाय टोटल कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। क्या समझ में आया? टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बाय द टोटल कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लॉ ऑफ टोटल यूटिलिटी कहा जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बाय एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। ये चीज़ आप लिख लें कॉपी में कहीं, इजी लैंग्वेज में है। समझने का मतलब ये, वो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं एट वन टाइम। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन ड्रॉ ऑब्टेन हुआ, मतलब टोटल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन में जितना करना तो उतना कंजम्पशन कर लिया, उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन हमको ऑब्टेन हुआ फाइनली, तो वो कितना हुआ, उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। और हर स्टेप में अगर बात करें कि जैसे एग्जाम्पल कि कोई इंसान थर्स्टी है, ठीक है, प्यासा है, तो उसको पानी की ज़रूरत है, तो पहला जो सिप पानी का वो लेगा, वाटर का जो पहला सिप लेगा, कंज्यूम करेगा, उसको जो सेटिस्फैक्शन पहले सिप में मिलेगी, दूसरे सिप में उससे कम मिलेगी, फिर तीसरे सिप पे उससे कम मिलेगी,
चौथे में और कम हो जाएगी। तो एज द कंजम्पशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉमोडिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट कॉमोडिटी इन एडिशनल गोज डिक्रीज। समझ में आया कि ऐसे जैसे किसी चीज को कंज्यूम करते जाएंगे उससे मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। एक तरीके से और समझिए, जैसे मिस्टर एक्स थे और मिस्टर वाई थे, ये दोनों कहीं घूमने गए, वहां पर एक नहर थी। उन लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट था, पहले दिन वहां पे गए और घूमे फिरे, बड़ा मजा आया। ठीक है। फिर दूसरे दिन वहां पे उन लोगों ने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा कि भाई चलो नहर पे चलते हैं। तो मिस्टर वाई ने कहा चलो भाई चलते हैं। पहले दिन तो बहुत एक्साइटमेंट था, तो दूसरे दिन थोड़ा कम हो गया। तीसरे दिन फिर मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर वाई से कि चलो यार नहर पे चलते हैं। तो मिस्टर वाई थोड़ा सोच के बोला, ठीक है चलो चलते हैं। चौथे दिन फिर से मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा कि चलो नहर पे चला जाए। तो मिस्टर वाई ने कहा नहीं यार आज जाने दो, या तो चलो अच्छा। ठीक है, देखो अभी सेटिस्फैक्शन है, लेकिन कैश जैसे कंजम्पशन करते जा रहे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, यही चीज हम कि एक बार सेटिस्फैक्शन हमको जो मिल रहा है किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी। अब यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि जो भी सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है एडिशनल कॉमोडिटी से, ठीक है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल होता है। ठीक है, एडिशनल जो भी सेटिस्फैक्शन हमको एडिशनल कॉमोडिटी, एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी से जो भी मिल रहा है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो और ये इसका फॉर्मूला कैसे होता है, जैसे कि नीचे वाले को मतलब कि इसके 50 को नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर दो। ऊपर यहाँ 0 है तो क्या करेंगे, 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30। 50 को 30 से माइनस कर दो तो 50 माइनस 30 इज इक्वल 20। और 65 माइनस 65 माइनस 50 इज इक्वल टू 15। 75 माइनस 65 इज इक्वल टू 10। 83 माइनस 75 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरह 89 माइनस 83 इज इक्वल टू 6। 93 इज माइनस 89 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह देखिए क्या है, सेटिस्फैक्शन डिवाइड हो रहा है और कंजम्पशन देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्रीज होता है एट आ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। डिमिनिशिंग रेट क्या है इसका हम समझ लीजिए एक बार कि डिमिनिशिंग रेट हल्का फुल्का क्या होता है कि कोई चीज इंक्रीज हो रहा है बिलो द एक्सपेक्टेशन। मतलब कि हमने कोई चीज सोचा था, जैसे एग्जांपल मैं टीयू के बारे में बात करूं। ठीक, अब टीयू कैसे निकलता है, 30 प्लस 0, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, 30 प्लस 0। फिर इसके ऊपर क्या है, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30। ठीक है, या नीचे से इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, 20 प्लस 15। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह करेंगे। ठीक, तो जो भी एडिशन होगा वो हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, तो अब एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग इसके बारे में, टीयू कैसे निकलता है। जैसे कि 30 हमारा था, ठीक है, एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा कितना था, 30 यूटिल्स का। और जब सेकंड हमने लिया एडिशन किया तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि भाई हमको अगले से भी 30 मिलेगा। पर हम लोग उसमें एक अजम्पशन लेते हैं, माइनस कर देंगे अजम्पशन। अजम्पशन हमने कितना ले लिया, सपोज कीजिए 20 ले लिया। तो टोटल की पहले कितना हो गया, टोटल एक्सपेक्टेशन कितना हो गया हमारा 60। और एजम्पशन उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 20, या 10 माइनस कर देते हैं, कुछ भी एजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये 50। तो इस तरह हमारा 50 लिख ला। फिर हमने सोचा कि 50 हमारा दो यूनिट पर हमें कितने का मिला सेटिस्फैक्शन।
50 का, एडिशनल कितना मिलना चाहिए 20, एडिशनल कितना है 20 है, तो 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। मान ली यहाँ एजम्पशन में 5 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ 65 में थर्ड वाले यूनिट पे कितना मिलेगा 35, 65 मिलेगा। अब 65 को जब हमने 50 से माइनस किया तो 15 हमारा निकल गया। तो हमने सोचा कि 3 यूनिट पर हमको 65 का क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो एक एडिशनल हमको कितना मिल रहा था 15 का मिल रहा था। दैट मीन्स टोटल हमारा कितना हो गया 80 का हो गया। अजम्पशन हमने कितने का लिया है 5 का लिया, तो 5 ही लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया टोटल 75 का हो गया। तो हमको नेक्स्ट कितना बेनिफिट मिला 75 का मिल गया। फिर उसके बाद 75 हमको 4 यूनिट पे 75 का मिल रहा है, तो एडिशनल कितना मिल रहा है हमको 10 का। तो दैट मीन्स ये कितना हो गया 85। ठीक है, तो इन्होंने एजम्पशन बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, एजम्पशन आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप एजम्पशन कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक मैं नया टेबल बना के दिखा देता हूँ। इंटर, वेट अ मिनट, नया पेज ले लें एक, ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। एक ऐसे ही मैं रफली एक डायग्राम बना रहा हूँ कि समझने के लिए, ठीक है। कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे कि भाई ब्लाइंड सही होना चाहिए या बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे बस 3 कॉलम चाहिए तो वो बन गए हैं। और अब हम लोग वापस पेन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग यूनिट्स लिखते हैं, यहाँ पे टी यू लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग एम यू लिखते हैं। ये तीन ही चीज़ है, ठीक है। सपोज कीजिए कि मुझे पहली यूनिट पे सेटिस्फैक्शन 20 यूटिल्स का मिल रहा है, 20 यूटिल्स का मिल रहा है। तो अब हमको पता है कि टी यू एम यू का फॉर्मूला क्या होता है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। अच्छा, ये प्रेजेंट होता है और ये पास्ट होता है, मतलब पिछला। हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं टी यू एन का मतलब 1 प्रेजेंट माइनस टी यू 0, 0 मतलब बेस, ठीक है, या पास्ट, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर देखिए कुछ वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो 0 होगा। तो 20 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 20। तो मार्जिन यूटिलिटी 20 है। अब हमने 2 यूनिट लिया, मार्जिन में एडिशनल यूनिट कितना 20 है। तो टी यू निकालने का तरीका ये है कि देखिए जैसे कि हमने टी यू कितना लिया है, टी यू लिखा फॉर्म क्या है, हम लोग ले लेते हैं लास्ट टी यू प्लस लास्ट एम यू, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, ये मैं समझाने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस अजम्पशन। अजम्पशन आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट टी यू प्लस लास्ट एम यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन माइनस अजम्पशन, ठीक है। अब लास्ट टी यू देखिए मेरा क्या है 22 यूनिट निकालने के लिए, मार्जिन यूटी कितना है हमारा 20,
तो ये कितना होगा? हम लोग ले लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम लोग कितना ले रहे हैं? एजम्पशन 6 का ले लेते हैं। चलिए, तो हमारा ये नेक्स्ट यू कितना आ गया? 36 इज इक्वल टू 34। तो 34 ये आ गया हमारा। अब 34 माइनस 20 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब हमको फिर से निकालना है, तो 34 प्लस 14, 34 प्लस 14, तो हमने एक्सपेक्टेशन कितना किया था? 48 का। अजम्पशन कितना लेना है? 6 का। तो हमको कितना हमारा 42। देखिए अभी भी हमारा ये क्या है? बढ़ रहा है 42। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा? 42 8 का। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग 42 माइनस 34 करेंगे तो 8 ही बचेगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? इसी तरह 4 का निकालेंगे। कहाँ गया? हाँ, 42 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50, है ना? माइनस 6 का assumption लेके चल रहे थे, तो कितना आएगा हमारा? हम ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 6 यू हर एडिशनल कंजम्पशन में 6 यूटिल्स की कमी आ रही है। ठीक है, आएगी। ठीक, वो आनी है, कुछ भी आ सकती है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना यूटिल्स कम करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44 हो गया। अब 4 यूनिट पे देखिए क्या है? 44 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 44 माइनस 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। देख कम होता जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी देखिए क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, और ये इंक्रीज तो कर रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब 5 यूनिट्स अगर हम लोग 5 यूनिट कंज्यूम करें, फिर से वही चीज असम्पशन लेंगे। 44 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 माइनस 6 इज इक्वल टू 40। अब देखिए यहाँ पर जो ये देखिए इस पॉइंट के बाद से हमारा जो टी यू है वो डिक्रीज होना शुरू किया है, तो एक चीज कांस्टेंट करना बहुत जरूरी है। तो 44 ही लेंगे, तो 44 माइनस 44 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 0 आना जरूर करना जरूरी है। ठीक है, मतलब ये हुआ यहाँ पे टी यू मैक्सिमम हो गया है। क्या हो गया है? मैक्सिमम हो गया है। और यहाँ पे टी यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एट डिमिनिशिंग रेट। तो एम यू फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे टी यू इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे टी यू कॉन्स्टेंट हुआ है, तो एम यू क्या हो गया है? एम यू 0 हो गया है। ठीक है, अब फिर से वही एजम्पशन, 44 प्लस 0 इज इक्वल टू 44 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 38 हो जाएगा। तो अब ये 38 माइनस 44 हो जाए, माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा -6 का हमको मिलेगा। तो यहाँ देखिए निगेटिव हो गया। जब टी यू फॉल होने लगता है, जब टी यू हमारा फॉल होने लगता है, तो एम यू हमारा क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो यही चीज हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है। देखिए, जब हम लोग कंजम्पशन को टीयू को इंक्रीज कर रहे हैं, जब टीयू हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो एमयू, ये किसका कर्व है? एमयू का है, मार्जिनल यूटिलिटी का है। तो टीयू इंक्रीज हो रहा होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? फॉल होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जब टीयू हमारा मैक्सिमम पे पहुंचेगा, तो हमारा एमयू क्या हो जाएगा? 0 पे आ जाएगा। एमयू हमारा 0 पे आ जाएगा। और जब टीयू हमारा फॉल करने लगता है, टेरिटोरियल यूटिलिटी, तो एमयू हमारा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ये कंडीशंस होती है, कब होती है? फिर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जब हमारा वो कंजम्पशन होता, कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कि सुटेबल
सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम की जाती है, और जब इनकम को चेंज नहीं माना जाता और टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज ना हो और नो चेंज इन प्राइस हो, तो इस कंडीशन अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, अगर ये चीज़ अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं और ऐसा एजम्पशन लेके चलें, तो ये सिचुएशन हमारी क्रिएट होती है, एमयू फॉल होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो इसे कहते हैं सरप्लस। यहाँ होता है कि इसका मतलब होता है, इस पॉइंट का मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और यहाँ पे कहेंगे डेफिसिट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल सकते हैं, ओवर लाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट? तो अब इसको बुक में और अच्छी तरीके से दिया हुआ है, नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। ठीक है, अब ये क्या, यूटिलिटी कंसीडर एज अ कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है, और क्या अनटेंसिबल मेजरमेंट, मतलब कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, तो मतलब इसको मेजरमेंट करना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस माने जाते हैं, मतलब ये अजम्पशन जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वो अनरियलिस्टिक नहीं है, मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि इंसान का टेस्ट प्रेफरेंस कभी चेंज ना हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कंजम्पशन हो, थर्ड टेस्ट एंड कॉमोडिटी में भी कोई चेंजेस ना हो, ठीक है, और उसके बाद प्राइस भी कभी चेंज ना हो, इनकम भी कभी चेंज ना हो, तो ये कभी पॉसिबल होगा नहीं सकता है। तो जब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी अप्लाई नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, नो एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि कोई भी इसके अंदर वेरिफिकेशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ द लॉ इज बेस्ड ऑन द assumption टू ceteris paribus let the other thing remain constant, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ceteris paribus के बारे में, which is unrealistic। ceteris paribus के कंसेप्ट जितने होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं, तो ये डिसएडवांटेज थे इसके। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्शल, जिसे हम लोग मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। तो मार्शल डिफाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एक्सेस द प्राइस विच इज कंज्यूमर would be willing to pay rather than go without the things over that which he actually does to pay। मतलब क्या हुआ कि एक आदमी का सेटिस्फैक्शन वो ज्यादा हो उसके पेमेंट से। ठीक है, मतलब मैं किसी चीज पर कोई पैसा लगा रहा हूँ तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, तो वो सरप्लस कहलाएगा अकॉर्डिंग टू मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, तो व्हाट द कंज्यूमर आर विलिंग टू पे, ठीक है, एंड व्हाट ही एक्चुअली पे, जो वो एक्चुअल, अब देखिए यही मैंने ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे और व्हाट एक्चुअली पे, जो समझ मतलब कि वो विल जो कर रहा है जितना देना चाहता है और एक्चुअली इसको जो पे कर रहा है वो चीज़। मतलब कि अगर हम लोग ये कहें कि विल कर रहा था वो ज़्यादा देना, लेकिन कम उसने पे किया, तो वो जो बेनिफिट होगा वो सरप्लस कहलाएगा। वो देखो, मान जैसे कि वो विल कर रहा था कि यार कोई चीज़ है उसकी कीमत 1000 रुपीज़ है, और वो एक्चुअली पता चला उसको कि वो 800 रुपए का है। ठीक है, तो 100,000 माइनस 800, तो 200 जो माना जाएगा वो सरप्लस बेनिफिट का जाएगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन उनको ज़्यादा मिल गया एज लोअर प्राइस। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, अब क्या है, ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये भी कंज्यूमर सरप्लस जो भी होता है वो ड्राइव कहाँ से हुआ है, वही अजम्पशन से जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से। मार्शनल ने भी ये जो कंज्यूमर सरप्लस का जो पर्सन जो ऑब्जेक्टिव है और ये जो प्रोस्पेक्टस है और ये पूरा जो कंसेप्ट है वो इंस्पायर होते हुए लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से उन्होंने इसको बताया है। ठीक है, तो ये हमारा ये भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अजम्पशन। ठीक है,
अब क्या है आपके assumption ऑफ मार्शल कंज्यूमर सरप्लस। पहला क्या, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स प्रिवेल इन द मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो चाहिए। अभी जब फॉर्म मार्केट पढ़ेंगे तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, फॉर्म इज द प्राइस टेकर एंड प्राइस नॉट अ प्राइस मेकर, प्राइस मेकर नहीं होती है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द मार्जिन रेवेन्यू, सबसे बड़ा कंसेप्ट इसके अंदर ये होता है। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज फिक्स्ड, उसके मार्जिन यूटिलिटी और मनी इज कॉन्स्टेंट। फिर से वही सेट्रस पैराबस अप्लाई हो गया यहाँ पर भी, ठीक है। तो उसके बाद यही चीज़ कंसेप्ट है, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी एम आई क्या है, देखिए डाउन होती चली जाती है, और प्राइस को क्या माना गया है, कॉस्ट में माना गया है। और यहाँ पे देखिए प्राइस 30, मार्जिन यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन की 30 है, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, मतलब सरप्लस है। 28 माइनस 20 इज इक्वल सरप्लस है। यहाँ पे भी क्या है, ये जो पॉइंट जा रहा है ये सरप्लस का है। कौन सा है, और ये जो पॉइंट है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे जो पेमेंट वो करता है मिलना सेटिस्फैक्शन बराबर हो जाए, ये देखिए, ठीक है। मार्जिनिटी इक्वल टू द प्राइस, एम यू इक्वल टू द प्राइस, एम यू एक्स इज इक्वल टू द प्राइस हो गया, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया, और ये डेफिसिट हो गया। सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है भैया, पेमेंट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डेफिसिट हो गया, तो -2 पे आ गया, तो ये डेफिसिट हो गया। तो यही चीज़ हमारा इन्होंने मार्शल ने भी कही थी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।